गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्स बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और बेटा हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ सब्जेक्ट जिसका नाम क्या था, स्टील स्ट्रक्चर। आज ये सभी आ गए क्या बेटा सभी? हाँ बेटा, हेलमेट लगा के आते ना, इसलिए बिगड़ जाती है पूरा के पूरा। आ जाइए, आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए सभी। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा, रिवीजन करते हैं। आ गए अमन, तुम भी आ गए? चलो बाकी लोग भी आ जाओ ना, मतलब जल्दी से आ जाओ ना सभी, फिर डिस्कस करते हैं। कुछ भैया, अरे अलका, ये भैया किसको बोल रहे हो भाई? चलिए, सॉरी सर। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। चलिए जल्दी जैसे आ जाइए सभी। अरे रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे? अरे हो गई भैया लिख के। चलिए चलिए आ जाइए। हैप्पी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। मत्सम करना, अच्छा मत्सम कर। क्या क्या लिखते हो बेटा? क्या क्या लिखते हो? कोई तो इतना शुद्ध हिंदी लिख देता है, समझ ही नहीं आता कि लिख क्या दिया। इस क्या लिखा था कि इसने, देखो लोकेश ने, मत संपन्ना। आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए, तो डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए बेटा, पहले रिवीजन कर लेते हैं अपना। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके पास आयरन। आयरन बेटा किस किस से मिलकर बनता है? आयरन बनता है आयरन ओर से, प्लस लाइम से, प्लस कोक से। लायन और आपके पास कौन सी होती है? हेमेटाइड होती है। ओके, लाइन क्या करता है? लाइन जो इम्प्योरिटी रहती है उनको कम करता है। कोक क्या करता है? कार्बन कंटेंट देता है। फिर बात करते हैं कि आपके पास इस आयरन ओर को कहाँ ले जाया जाता है? क्रशिंग के लिए एंड रोलिंग के लिए। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर बन सके। फिर वहां से लेके जाते हैं कहाँ पे? मैग्नेटिक सेपरेशन में। मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन अलग और इम्प्योरिटी बेटा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहां से लाइन प्लस कोक को डालकर, यहां से लाइन प्लस कोक को डालकर कहाँ ले जाया जाता बेटा? ब्लास्ट फर्नेस में ना। ब्लास्ट फर्नेस में बेटा हमें क्या मिलता है? ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है हमें पिग आयरन। इस पिग आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट 3.5 से 4.5, और आपके पास इम्प्योरिटी कितनी होती है? 5 से 6। इसी पिग आयरन को अगर तुम लेके जाओगे क्यूबोला के अंदर, तो क्यूबोला से हमें क्या मिलेगा? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट 2 से 4 और इम्प्योरिटी 2 से 3। ठीक है, आपके पास कार्बन कंटेंट 2 से 4 ज्यादा होने के कारण से क्या होगा कि कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेटरनेस बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी कम होगा, टफनेस कम होगा, और वेल्डेबिलिटी भी क्या होगा? कम ही होगा। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ से आपके पडिंग फर्नेस की। पडिंग फर्नेस से बेटा क्या मिलता है? रोड आयरन। रोड आयरन के बेटा कितने नाम थे? पहला था प्योर आयरन। प्योर आयरन क्यों पढ़ा? क्योंकि बेटा इसमें इम्प्योरिटी होती है अप्रोक्सीमेट 0। फिर बढ़ गया आपके पास सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि बेटा कार्बन कंटेंट 0.1 से कम होने के कारण से इसकी डक्टिलिटी क्या होती है? हाई। और आपके पास यहाँ से इसको अगर बेसमर में लेके जाओगे, ओपन हार्थ में लेके जाओगे, या इलेक्ट्रिक फर्नेस में लेके जाओगे, ये तो ये तीनों हमें क्या देंगे?
स्टील, और स्टील का कार्बन कंटेंट 0.1 से 1.5% और 0.1 से 0.3 माइल्ड स्टील, 0.3 से 0.8 क्या था मीडियम कार्बन, और 0.8 से 1.5 हाई कार्बन क्या होगा स्टील। अगर आपके पास बात करेंगे कार्बन कंटेंट का वो 0.15 से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे डेटमाइट स्टील। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा पिग में, उसके बाद कास्ट में, उसके बाद माइल्ड में, और सबसे कम होगा किसमें रोड के अंदर। ओके चलो इतना हमारे पास रिवीजन हो गया। फिर बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। कितना होता है यूनिट वेट 7850, मॉडुलस वेलोसिटी 2 की पावर 5, आपके पास शियर मॉडुलस कितना होगा 0.77 10 की पावर 5, आपके अल्फा कितना होगा 10 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6, प्लास्टिक मॉडुलस कितना होगा, इलास्टिक बोलेगा तो 0.3 और प्लास्टिक बोलेगा तो 0.5। ओके हमने बात किया था तीन कर्व का, हमने बात किया था तीन कर्व का, ये था P, ये था आपके पास Q और ये आपके पास था R। ये P वाला कर्व किसका है, ये बेटा P वाला कर्व किसका है बताओ, कास्ट आयरन का। बेटा Q वाला कर्व किसका है बताओ, ये Q वाला कर्व किसका है माइल्ड स्टील का। और बेटा ये जो R वाला कर्व किसका है, किसका है रोड का। बेटा यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है ना, जो माइल्ड स्टील इसका कार्बन कंटेंट इन दोनों के बीच में है, इस कारण से इसका प्रॉपर्टी भी इन दोनों के क्या पाएगा इंटरमीडिएट। ये यहाँ से क्या लेता है डक्टिलिटी, और बेटा ये यहाँ से क्या लेता है स्ट्रेंथ। बेटा इसी कारण से आपके माइल्ड स्टील के अंदर डक्टिलिटी भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है, और यही रीजन है कि हम स्टील स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो ऑलवेज कौन सा प्रीफर करते हैं माइल्ड स्टील को। आपके स्टील में सब कुछ बढ़िया है एक चीज को छोड़कर, जो कि आपके पास क्या था कोरोजन। और कोरोजन होने के बेटा दो कारण बताए थे, पहला तो एयर एंड दूसरा वाटर। जब बेटे दोनों एक साथ एक्ट करेंगे आपके पास स्टील के ऊपर तो बेटा क्या कर देंगे कोरोजन कर देंगे। और कोरोजन से बचने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके इसी स्टील के ऊपर एक लेयर लगा देंगे और उस लेयर को क्या बोलेंगे क्रोमियम लेयर। इस क्रोमियम लेयर से बेटा आपके स्टील से एयर और वाटर कांटेक्ट नहीं कर पाता और कोरोजन होने से बच जाता है। जब भी क्रोमियम आपके स्टील में मिलाया जाता है तो बेटा उस स्टील का नाम पड़ जाता है क्या, उसका नाम पड़ जाता है स्टेनलेस स्टील। नाम क्या पड़ गया स्टेनलेस स्टील। इसी को क्या बोलते हैं बेटा टीएमटी बार। टीएमटी बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछता है सेंटर मोस्ट पोर्शन क्या होगा सॉफ्ट जो क्या देगा डक्टिलिटी, मीडियम पोर्शन क्या है हार्ड जो क्या देगा स्ट्रेंथ, आउटर मोस्ट पोर्शन क्या देगा कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है और किसका बना होता है बेटा क्रोमियम का। क्लियर है क्या स्ट्रक्चर, क्लियर है क्या। गेट में भी पूछ रखा है एक नंबर में, आईएएस में भी पूछ रखा है 2 नंबर में, स्टेट पीएसयू जो आपके पास एमपी में हुआ था आपके यूपी में हुआ था उसमें भी इसके स्ट्रक्चर पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके चलो फिर मैंने बात की थी आपके पास तीन डिजाइन थ्योरीज की। सबसे पहला आपके पास था सबसे पहला आपके पास थ्योरी था डब्ल्यूएसएम। जब भी डब्ल्यूएसएम बोलोगे तो आपको बेटा 3 लाइनें बोलनी है। मैं जैसे डब्ल्यूएसएम बोलूंगा तो आपको बेटा 3 लाइनें बोलना है। वो 3 लाइनें कौन सा है कि ये अनइकोनॉमिकल है, सेफर है और उसका नाम पड़ गया यील्ड यील्ड लाइन मेथड। ओके और जब भी आपके पास यूएलएम बोलेंगे बेटा यहाँ पे भी 3 लाइन बोलना है कि इकोनॉमिकल है, बकलिंग प्रॉब्लम है एंड तीसरा इसको प्लास्टिक लोड मेथड भी कहते हैं। एलएसएम बोलेंगे तो भी यहाँ बेटा 3 लाइनें बोलना है कि इकोनॉमिकल भी है, सेफर भी है और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। और यही रीजन है कि हमारा IS 800 किसके ऊपर बेस है आपके LSM के ऊपर बेस है। कितने टाइप के आपके पास लिमिट होती है, दो होती है, एक होती है कोलैप्स और एक आपके पास होती है क्या सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स में कितने आपके पास पॉइंट आते हैं 5, फ्लेक्चर शियर टॉर्जन टेंशन एंड कंप्रेशन। सर्विसिबिलिटी में कितने आते हैं इस आरसीसी में 3 बट स्टील के अंदर 5, डिफ्लेक्शन क्रैकिंग वाइब्रेशन कोरोजन एंड फायर। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये आपके पास एक थ्योरी पे बेस है जिसका नाम था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये रेक्टिफाई करता है LSWSM को बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पार्शियल फैक्टर सेफ्टी जो लोड के लिए अलग होता है और मटेरियल के लिए अलग, जबकि फैक्टर सेफ्टी दोनों के लिए बेटा क्या होता है कंबाइन होता है। आपके पास इसी LSM मेथड को हम इंडिटरमिनेट मेंबर के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, जबकि इंडिटरमिनेट मेंबर के लिए जो डिजाइन करने वाली थ्योरी है
वो कौन सी है, यूएलएम। बट ये कहता है कि मैं अपने इस थ्योरी से भी आपको डिजाइन कर सकता हूँ। तो इसमें अल्टीमेट लोड मेथड को भी क्या कर दिया बेटा, रेक्टिफाई कर दिया ना। फिर हम बात करते हैं आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, रेशियो होता है किसका, यील्ड स्ट्रेस अपॉन में अलोवेबल स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस। ओके बेटा, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर साइक्लिक लोडिंग कितना बताया था आपको, कितना बताया था, 186 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फिर जब मैं बोलूंगा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस तो कितना बताओगे, 0.75 एफ बाय, मैं बोलूंगा परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस तो क्या क्या हो गए, 0.66 एफ बाय, मैं बोलूंगा परमिसिबल टेंशन एंड कंप्रेशन तो आप क्या बोलोगे, 0.6 एफ बाय, मैं बोलूंगा आपके पास, मैं आपके पास बोलूंगा मैक्सिमम, मैं आपके पास बोलूंगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो आप बोलोगे 0.45 एफ बाय, मैं बोलूंगा आपके पास एवरेज शियर स्ट्रेस तो आप बोलोगे 0.4 एफ बाय। ओके, और हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से क्या देखा कि सबसे ज्यादा फैक्टर सेफ्टी यूज कर रखा है कहाँ पर, शियर में। और क्यों, क्योंकि माइल्ड स्टील है डक्टाइल और डक्टाइल का लिस्ट स्ट्रेंथ होता है किसमें, शियर में। इसी कारण से हाईएस्ट फैक्टर सेफ्टी बेटा हमने कहाँ पे यूज करा है, हमने शियर में यूज किया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कल। बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बेटा बस ऐसे ही रिवीजन करते रहना, स्टील सिर्फ 3 घंटे में होगी, सिर्फ 3 घंटे के अंदर। हाँ बेटा पूरा यकीन है मोहित बेटा तुम पर, एस्टिमेटिंग 1.5 घंटा आपका स्टील हो गया, 3 घंटा, और फिर बात करते हैं आरसीसी 4 घंटे, एफएम बात करते हैं वो भी 4 घंटे, इन्वायरमेंट बात करते हैं वो भी 3.5 घंटे के अंदर, और बात करें आपके पास इरिगेशन 2 घंटे, हाइड्रोलॉजी 1 घंटा। ऐसे ही बेटा टोटल मिला के हम एक दिन में के अंदर हम कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आराम से। जब आप बेटा उसको और ज्यादा रिवाइज करते हो ना, तेजी से और ज्यादा रिवाइज करोगे तो बेटा यही टाइम कम होते जाते हैं, यही टाइम कम। और जबकि हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते, एक सिंगल पॉइंट भी, याद रखना। बस प्रैक्टिस सही है बेटा, प्रैक्टिस करते रहो इस चीजों की, रिवीजन की प्रैक्टिस करते रहो। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल, बेटा कल हमने लोड का डिस्कस कर लिया था ना, लोड का डिस्कस कर लिया था ना, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड। हमने बताया था नॉर्मली लोड के लिए कितना लिया जाता है, 1.5 लिया जाता है। जब भी डिजाइन लोड निकालते हैं वर्किंग लोड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गामा एफ से। गामा एफ क्या था, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड। बेटा जब हम बात करेंगे पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर मटेरियल, बेटा उसका नोटेशन क्या रहता है, गामा एम। ओके, एग्जाम में क्या करता है बेटा, वो पूछता नहीं है कि पार्शियल फैक्टर सेफ्टी लोड है या पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर मटेरियल है, वो कहेगा यूज गामा एम इतना, यूज गामा एल इतना। बेटा समझ जाना कि गामा एल है तो वो आपके पास फैक्टर सेफ्टी है किसके लिए, लोड के लिए। और जब गामा एम लिखेगा तो वो होगा पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर मटेरियल के लिए। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है ना इतना। एक दिन में जैन बना दिया सर, बेटा पूरा बन जाओगे, बेटा पूरा बन जाओगे, एक दिन में बनाना नहीं है, तुम्हें बन ही जाना है। चलिए देखिए, डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय गामा एम। बेटा कुछ क्लियर हो रहा है क्या, गामा एल और गामा एफ भी डिनोट कर सकते हैं क्या, लोड के लिए। बेटा गामा एफ दे रखा है आपके, बेटा गामा एफ दे रखा है आपके, बेटा आपके जो कोड है ना IS 800, वहां पे बेटा गामा एफ दे रखा है लोड के लिए। ओके सर, आज प्यारी आवाज नहीं आ रही, बेटा बताया था ना, हम अभी भी बीमारी चल रहे हैं, अभी तक बीमार चल रहे हैं। हम 16 तारीख को
बीमार हुए थे, अभी तक चल ही रहे हैं, बस आपकी क्लास लेने आते हैं यहाँ पर और आते ही चले जाते हैं। क्लियर है क्या बेटा? अभी भी क्लियर है क्या? वॉइस बताओ। चलिए, चलिए आजिए बेटा आप तो फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा देखिए, जो गामा एम है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय गामा एम, मतलब कि आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? मैंने जब कहा कि आपको गामा एफ यूज करना है, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है लोड से। बेटा जो आपके पास गामा एफ है उसको मैंने डिवाइड किया है। बेटा ये भेदभाव क्यों? कि मैंने पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिजाइन लोड निकालने के लिए, और वहीं मैं डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए पार्शियल फैक्टर सेफ्टी मटेरियल वाला उससे मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड। बेटा ऐसा भेदभाव क्यों? बेटा मुकुल अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट टॉपिक है। ओके बेटा भेदभाव क्यों समझ पा रहे हैं क्या? बेटा भेदभाव इसलिए क्योंकि अगर मैं लोड आज देख रहा हूं और मैं लोड जाके देखूंगा 50 साल के बाद, तो बेटा ये बताओ कि लोड 50 साल के बाद बढ़ेगा या घटेगा? बेटा मुझे एक बात बता दो कि 50 साल के बाद जो लोड आज आपका 1 किलो है, वो आपके पास बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा बेटा। इसलिए हमेशा गामा एफ को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? वर्किंग लोड को। बेटा जब बात करेंगे आपके पास मटेरियल की, तो एक बात बता दो कि टाइम के साथ में मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी या घटेगी? मुझे बेटा एक बात बता दो कि टाइम के साथ में मटेरियल का आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो टाइम के साथ में बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना, घटेगा ना। इसी कारण से बेटा मैंने इसको डिवाइड किया है। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? कि जब मैं आपके पास यूज करूंगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, बेटा हमेशा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और जब भी मैं यूज करूंगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल, बेटा मैं हमेशा क्या करने वाला हूं? मैं क्या करने वाला हूं? डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना। समझ गए ना? बस बस बेटा समझ गए। चलो, चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ बेटा। माधा बेटा तुम भी आ गए क्या? तुम भी आ गए क्या? आ गए सर कब का? ठीक है माधा बेटा, तुम दिखे नहीं ना, इसलिए पूछा तुमसे। बना लिया? बना लिया क्या? चलिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको नोट में लिख लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज करेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू डिजाइन एक्शन, डिजाइन एक्शन। डिजाइन स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? डिजाइन एक्शन से। ओके, अब बात करते हैं, बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है? ये बेटा होता है आपके पास क्या? ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। ओके, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? आपके अप्लाइड लोड से, अप्लाइड लोड से। बट बेटा आपके एग्जाम में क्या करता है कि जो आपके पास स्ट्रेंथ होती है ना मटेरियल की, उसको लिखता है डिजाइन स्ट्रेंथ, और जो अप्लाइड लोड होता है ना उसको लिखता है डिजाइन एक्शन। तो कंफ्यूज मत होना,
समझ गए क्या बेटा, समझ गए क्या? मटेरियल के लिए गामा एम की वैल्यू क्या होगी बेटा? मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी करता है, मटेरियल टू मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, गामा जो एम है बेटा वो आप कंक्रीट के लिए क्या लेते हैं? आप ही बता दो, आप ही बता दो, गामा एम मटेरियल के लिए कितना लोगे? बताओ बेटा। 1.5। और बेटा यही गामा एल आप स्टील के लिए कितना लोगे? 1.15। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपके पास डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल कौन सा है, डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल कौन सा है। ओके, इसलिए बेटा मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। ओके, क्लियर है ना? चलो, आपने इसको आरसीसी में भी पढ़ा होगा, पढ़ा था ना बेटा जब सर कंक्रीट पढ़ा रहे थे। 1.1 किसके लिए कहते हैं बेटा? माधव वो भी बताएंगे ना, तुम्हें सब बताएंगे, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन ना लगे, हम सब कुछ बता देंगे तुम्हें। अभी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएंगे बेटा। ओके, क्लियर है ना? तो याद रखना, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर एंड अप्लाइड लोड, वहां बेटा बार बार क्या लिखा जाता है कि डिजाइन एक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजाइन एक्शन। ओके, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को कि डिजाइन स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे? डिजाइन एक्शन से। डिजाइन एक्शन क्या है? अप्लाइड लोड, जितना भी लोड लगे स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ज्यादा होगा तभी मेंबर सेफ होगा, नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर हुआ क्या बताओ? आगे बढ़े क्या बेटा? आगे बढ़े, चलिए। चलिए बेटा, अब इसको ना नोट में करके 5 स्टार कर देना, नोट में करके 5 स्टार कर देना। क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं देख लेना एक बार। ओके, परमिसिबल, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर बियरिंग, फॉर बियरिंग बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन, एंड कंप्रेशन। ओके बेटा, हमने अभी अभी एक तो डब्ल्यूएसएम वाला डिस्कस किया था, जहां पे हमने बताया था कि बियरिंग में क्या होगा, जहां मैंने आपको बताया था कि बियरिंग में क्या होगा, बेंडिंग में क्या होगा, टेंशन में क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा, शियर में। वो सब बेटा कहां बताया था आपको? डब्ल्यूएसएम में। ये जो परमिसेबल स्ट्रेस बियरिंग बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन की बता रहा हूं ना, है ना, ये मैं किस में बता रहा हूं आपको? एलएसएम के अंदर। ओके, अब चल रहा है आपका क्या? एलएसएम। तो याद रखना एलएसएम क्या कहता है, एलएसएम बेटा क्या कहता है? एलएसएम कहता है कि जहां भी एफ आई दिखाई देगा डिवाइड कर देना किससे? 1.1 से। और बेटा जहां भी एफ यू दिखाई देगा डिवाइड कर देना 1.25 से। क्लियर हुआ क्या? सिंपल था ना, सिंपल है ना? एलएसएम बेटा बहुत सिंपल है कि जहां पे एफ आई दिख गया सीधा डिवाइड कर देना 1.1 से, और जहां एफ यू दिख गया सीधा डिवाइड कर देना 1.25 से। ओके, क्लियर है ना? तो मतलब कि बियरिंग बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन सबका फॉर्मूला एक बार में ही हो गया, एक बार में ही हो गया। ये आपके पास नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड क्या कहता है? परमिसेबल स्ट्रेस फॉर शियर, कि भाई शियर में कैसे निकालेंगे, है शियर में कैसे निकालेंगे? तो बेटा कुछ नहीं करना शियर में,
हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि जहां भी एफ वाई दिख गया तो किससे डिवाइड करोगे, जहां पे भी एफ आई दिख गया किससे डिवाइड करते हैं बताओ, 1.1। तो बेटा जब आपके पास एफ आई वाई दिखाई देगा तो 1.1 से डिवाइड करोगे। बस याद रखना अगर शेयर भी है ना साथ में तो इसको 1/√3 से और डिवाइड कर देना। ओके, अब जैसे कि एफ यू है तो एफ यू को किससे डिवाइड करोगे, एफ यू को किससे डिवाइड करोगे बताओ, एफ यू को 1.25 से। और जब बेटा आपको शेयर दिख गया, जब बेटा आपको शेयर दिख गया साथ में तो साथ में और किससे डिवाइड करोगे, 1/√3। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। मतलब कि जब बियरिंग बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन है तो एफ आई दिखाई दे सीधा डिवाइड करना 1.1 से, एफ यू दिखाई दे तो डिवाइड कर देना 1.25 से। और अगर मैंने बात कर दिया शेयर की तो उन्हीं वैल्यू को, मैं क्या कह रहा हूं, अगर बात कर दिया शेयर का तो बेटा उन्हीं वैल्यू को डिवाइड कर देना साथ में 1/√3, 1/√3। समझ गए क्या, समझ गए क्या। मैक्सिमम शेयर है एवरेज, बेटा यहां दोनों बराबर होती है, दोनों ही बराबर होती है। दोबारा समझा दे फर्स्ट पॉइंट। ओके बेटा, जब आप बियरिंग बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन निकालेंगे ना और फॉर्मूले में कहीं पर एफ वाई आ रहा है, फॉर्मूले कहीं पर एफ वाई आ रहा है तो बेटा पार्शियल फैक्टर सेफ्टी वहां कितना लेते हैं 1.1, और जहां पे भी एफ यू आ रहा है वहां पे कितना लेते हैं 1.25। ओके, ओके क्लियर है क्या, अर्पित बेटा क्लियर है क्या बताओ, बताओ अर्पित बेटा क्लियर है क्या, बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बेटा बता तो दो, नाराज हो गए क्या, बता दो कि हाँ सर समझ गए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, चलिए हो गया क्लियर, हो गया क्या क्लियर। चलिए बेटा, नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड, ठीक है। मैं आपको कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं, देखना क्या क्या बोलना है। माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, कैसा मटेरियल है बेटा, डक्टाइल। ओके, माइल्ड स्टील बेटा कैसा मटेरियल है, डक्टाइल। डक्टाइल में बेटा लेस स्ट्रेंथ किस में होती है, लेस स्ट्रेंथ किस में होती है, शियर में। तो बेटा यहां के फेलियर को क्या बोल देंगे, शियर फेलियर। ओके, अब बात करते हैं इसका शेप कैसे दिखता है। शियर फेलियर में इसका शेप कैसे दिखता है, इसका जब फेलियर देखोगे उसे बोलेंगे कप एंड कॉर्न फेलियर। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, कप एंड कॉर्न फेलियर। हाँ, और बेटा इसी को कभी कभी बोल देते हैं नेकिंग फेलियर। क्या बोल देते हैं, नेकिंग फेलियर। ओके, क्या बोल देंगे बेटा, नेकिंग फेलियर। और अगर पूछ ले कितने डिग्री पर होता है, कितने डिग्री पर होता है बेटा, 45। जहां पे भी शेयर की बात कर दिया ना, जहां पे भी बात कर दिया ना बेटा, हम सोम से अलग करवा देंगे इस चीज को। हम कह रहे हैं ना, हम सोम से अलग करवा देंगे, आप सुनते जाओ। अगर जहां पे भी शेयर फेलियर बोल दिया ना वहां पर आपके पास फेलियर कैसा होगा, 45 डिग्री पर होगा। ओके बेटा, ये सभी चीजें, ये सभी चीजें आपको कब मिलती है, कब मिलती है, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर। बेटा फोर्स कैसा था,
बेटा फोर्स कैसा था, बता दो बेटा, फोर्स कैसा था जब ये डायग्राम बनता है, टेंसाइल, गलत, यही तो बात है। हमने कहा था ना अलग करवा देंगे ग्रेजुअली टेंसाइल लोडिंग, याद रखना लोडिंग टेंसाइल नहीं होती, ग्रेजुअली होती है। और ग्रेजुअली में आपको डिफरेंस पता है कि लोडिंग लगाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि मेंबर फेल ना हो जाए। ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि ये चीजें कब बनेगा, तो कभी मत बोलना टेंसाइल फोर्स में, ऑलवेज क्या क्या हो गए, ग्रेजुअली टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स में नहीं बनती, किसमें बनती है, ग्रेजुअली टेंसाइल फोर्स। अब बना लो, अब बना लो इसको। चलिए नोट नंबर, नोट नंबर 4 बेटा, फोर्स, बेटा जो फोर्स रहता है ना, करेक्शन करा दोगे सर आप, देखिए बेटा, फोर्स ऑलवेज, ऑलवेज एट सीजी सेंटर एंड न्यूट्रल एक्सिस। बताओ कि हमेशा फोर्स, हमेशा फोर्स आपके पास सीजी सेंटर या न्यूट्रल एक्सिस पे लगना चाहिए, सीजी सेंटर या फिर न्यूट्रल एक्सिस पे लगना चाहिए। ऐसा क्यों, बताइए बेटा क्यों। बताइए बेटा कि ऑलवेज फोर्स एक्ट सीजी सेंटर एंड न्यूट्रल एक्सिस। शाबाश बेटा, ड्यू टू, ड्यू टू अवॉइडेंस, ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ मोमेंट। बेटा मोमेंट से बचने के लिए, बेटा मोमेंट से बचने के लिए हमेशा फोर्स कहां पे लगना चाहिए, सीजी सेंटर एंड न्यूट्रल एक्सिस। याद रखना इस चीज को बेटा। बट ये बता देते हैं आपको, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि लोड सीजी सेंटर या न्यूट्रल एक्सिस से पास करेगा, कभी नहीं हो सकता, कभी भी। इसी कारण से बेटा जब हम कॉलम पढ़ते हैं ना, तो कंसेंट्रिक की जो कॉलम रहता है, कॉलम पढ़ेंगे ना, एक होता है कंसेंट्रिकली, एक होता है एक्सियली, एक होता है यूनी एक्सियली, एक होता है बाई एक्सियली। तो बेटा जहां पे हम कॉलम डिस्कस करते हैं ना, तो आपका एक्सियली ही प्रैक्टिकल है। जो कंसेंट्रिकली होता है ना, जो सीजी से पास करता है, उसको लिखा जाता है ब्रैकेट में, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कभी बेटा हो ही नहीं सकता कि लोड आपके बिल्कुल सीजी सेंटर न्यूट्रल एक्सिस से पास करे। ओके चलो, शाबाश बेटा नरेंद्र, शाबाश। चलो बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 0 मतलब कि आपका बेसिक खत्म हो गया। बेसिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको बेसिक पढ़ लिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हटा दे क्या, हटा देगा बेटा। चलिए चलिए देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम बेटा क्या है, इसका नाम आपके पास है कनेक्शन। ओके देखिए बेटा होता क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम यहाँ पे डिस्कस मेनली क्या करने वाले हैं। हमारे पास है ना 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं, मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3। एक आपने सुना होगा, एक आप पढ़ोगे बोल्टेड, ओके, एक आप पढ़ोगे यहाँ पे वेल्डेड, और एक आप पढ़ोगे आपके पास रिवेटेड।
ओके, ये 3 टाइप के रहते हैं बेटा। जो रिवेटेड वाला है ना, ये आता है WSM के अंदर। ओके, किसमें आएगा? WSM में। तो बेटा इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब कि मैं क्या करने वाला हूं, आपके पास पहले बताऊंगा आपको LSM और उसके बाद बताऊंगा आपको WSM। हर चैप्टर में यही चलेगा, पहले LSM फिर WSM, LSM WSM। ओके, तो मैं आपको पहले बताऊंगा बोल्टेड और वेल्डेड, जितने भी इसके टाइप से सारे के सारे, और उसके बाद में किस पे आ जाऊंगा? रिवेटेड के ऊपर। ठीक है, रिवेटेड कहां पढ़ेंगे? WSM में, तो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, क्लियर है ना? ये पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे पहले बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं हमेशा? हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले बेटा आपको बताएंगे क्या? इंट्रोडक्शन। एस्टिमेटिंग में भी हमने क्या पढ़ा था? कोई सा सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। विदाउट इंट्रोडक्शन हमें फील ही नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा दिया। ओके, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए होता क्या है इसके अंदर, होता क्या है इसके अंदर, इट इज ए it is a element structural element for joining for joining of different member joining of different member of a structural structural framework structural framework and safely safely transfer force force between them। बेटा देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि मैं एक घर बना रहा हूं और उसमें स्टील स्ट्रक्चर मैंने आपको यूज कर लिया। ओके, मैंने क्या किया, मुझे घर बनाना था बहुत अच्छा, मुझे घर बनाना था बहुत अच्छा, तो मैंने क्या करा कि जो लेबर होती है ना, वो भी स्किल स्किल वाला लेबर यूज करा, और जो मटेरियल था ना बनाने के लिए, मैंने वो भी बहुत अच्छा यूज करा। और आपके पास अच्छे से अच्छी मैंने जो मटेरियल था, मैसनरी था, जो भी आपके पास उसमें लग सकता था ना, बढ़िया से बढ़िया, मैंने वो सब आपके पास यूज करा, और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा रखी। मैं कह रहा हूं सब चीज बढ़िया यूज करा, और उस मेंबर का मैंने स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा रखा। बट हुआ क्या, हुआ क्या कि मैंने जैसे ही लोड लगाया उसकी स्ट्रेंथ से कम, मैंने कह रहा हूं कि बेटा मैं जरा सा ही लोड लगाया उसकी स्ट्रेंथ से कम, मेंबर फेल हो गया, मेंबर फेल हो गया। जबकि आपने सबसे अच्छा मशीनरी यूज करा, सबसे अच्छा मटेरियल आपने यूज करा, आपने लोड भी बहुत, कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखा, तब भी जरा से लोड पे ही फेल हो गया। तो बेटा उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा बताओ? जॉइंट्स वीक रख दिए। शाबाश बेटा सुशांत। मतलब कि आप कितना ही चीज बढ़िया यूज कर लो, आप मशीनरी कितना अच्छा यूज कर लो, मटेरियल कितना अच्छा यूज कर लो, अगर बेटा आपने कनेक्शन, अगर आपने कनेक्शन बढ़िया नहीं रखे ना, बेटा वो सब कुछ फेल हो जाएगा, वो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो मतलब कि आपके घर के लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या हो गया कि भाई आपके पास मटेरियल मशीनरी बाद में, तो जो जो ज्वाइंट बना रखे हैं ना, इन ज्वाइंट को अच्छे से फिक्स कर दो, जो कि एक कम लोड पे ही वो टूट ना जाए। समझ गए क्या, समझ गए क्या? इसी कारण से, इसीलिए उन कनेक्शन को हम मजबूत बनाएंगे कैसे, वो बेटा उसके लिए हमने क्या पढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या पढ़ रहे हैं? कनेक्शन पढ़ रहे हैं कि आपके किसी जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए वहां पे कितने बोल्ट लगाएंगे, उसे किस कैपेसिटी के लिए डिजाइन करेंगे, वो सब हम बेटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो समझ जाना कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर फेल हो रहा है एक मामूली से लोड पर, एक मामूली से लोड पर, तो समझ जाना आपको सोचने नहीं है कि फेल क्यों हुआ, आप सीधा बोल देना कनेक्शन वीक थे इसके। क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि भाई कनेक्शन इसके वीक है।
ओके, क्लियर है ना? तो कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए नोट डाउन कर लो बेटा इसको। इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट joining of different member safely transfer force between them। दोनों को बेटा जोड़ के रखेगा और लोड आराम से ट्रांसफर कर देगा, लोड आराम से ट्रांसफर कर देगा। ओके, ओके बेटा, क्लियर है क्या? चलिए बेटा आगे चले, कर दे क्या इसके रेज, कर दे क्या बेटा? चलिए बेटा देखिए होता क्या है, कनेक्शन समझ गए, कनेक्शन समझ गए कि हाँ भाई कनेक्शन होता क्या है कि दो मेंबर हैं उनको जोड़ता है और उनके बीच में से लोड को ट्रांसफर करता है। अभी अभी हमने बात किया कि भाई कनेक्शन भी तो कुछ टाइप के होंगे, अभी हमने आपको अलग अलग टाइप दिखाए थे ना, तो उन्हीं को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। क्या बोल दिया बेटा? टाइप्स ऑफ कनेक्शन। बेटा कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पास डायनामिक कनेक्शन। क्या होते हैं बेटा? डायनामिक कनेक्शन। और बेटा एक होता है आपके पास क्या, स्टैटिक कनेक्शन। स्टैटिक कनेक्शन। बेटा नाम से क्लियर हो रहे हैं क्या? क्या बेटा नाम से क्लियर हो रहे हैं क्या कि जो आपके पास डायनामिक कनेक्शन है वहां पे लोडिंग कैसे रहने वाला है, वहां पे लोडिंग बेटा कैसे होने वाला है बताओ? मूवेबल, मतलब कि वहां पे लोड हमेशा क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। बेटा यहां पे देखो क्या लिखा है, स्टैटिक लिखा है क्या, तो मतलब कि बेटा यहां पे लोड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो लोड कभी भी मूव नहीं करना चाहिए। तो बात करेंगे कि ये कनेक्शन कौन से हैं, डायनेमिक वाले जहां पे लोड क्या रहता है, मोशन में रहता है, और ये वाले कनेक्शन कौन से जहां पे लोड रेस्ट में रहता है, वो आपने कहां देखे। ओके, चलो हम पहले बात करते हैं आपके डायनेमिक कनेक्शन की, कि आपने ये वाले कनेक्शन कहां देखे हैं, डायनेमिक कनेक्शन। ओके, चलो बेटा डायनेमिक से बात करने से पहले ना आपको, आपने लेबर का काम किया था आपके कॉलेज में, आपने आपके कॉलेज के अंदर कहीं पर किसी वर्कशॉप के अंदर कहीं लेबर का काम किया था क्या, बताओ? हाँ, कौन से लैब में किया था मुझे ये भी बता दो, कौन से में किया था, बताओ सर? हाँ, फाउंड्री के अंदर, कारपेंट्री के अंदर वर्कशॉप, वहां पर आपको खाकी, वहां पे आपको खाकी का ड्रेस बेटा पहन के जाना पड़ता था। आ गया ना याद, आ गया ना? वहीं की बता रहा हूं मैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने ना एक कनेक्शन बनाने सीखे थे, बोल्टेड नहीं बनवाते आपसे, आपने सीखे थे बेटा वेल्डिंग करना, सीखा था या नहीं सीखा आप बताइए? आपने वेल्डिंग करना सीखा था क्या वहां पर? हाँ, वेल्डिंग करना सीखा था क्या? हाँ, तो बेटा वेल्डिंग में उन्होंने क्या दिखाया कि दो मेंबर लिए, उनको इलेक्ट्रोड की हेल्प से जोड़ दिया, और आपने क्या देखा कि जहां पे मैंने वेल्डिंग की थी वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जहां मैं वेल्डिंग करता हूं उस जगह पर टेम्परेचर बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है, और कुछ ही सेकंडों के बाद बेटा, जब वेल्डिंग करते हैं उसके कुछ ही सेकंडों के बाद वो सडनली से ठंडा हो जाता है। देखा था क्या आपने, देखा था क्या? मेंबर भी पिघल जाता है, हाँ बेटा देखा था ना, कि एक बार तो बिल्कुल गर्म है और सडनली से ठंडा हो गया, तो मतलब कि बेटा कोई ऐसा मेंबर जो बहुत ही ज्यादा गर्म है और कुछ ही सेकंडों में ठंडा हो जाता है, तो बेटा उन मेंबर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसे बोलते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिटल प्रॉपर्टी। जो बेटा कांच होते हैं ना, गिलास, गिलास भी ऐसे ही होता है, एक प्रोसेस होता है एनेलिंग, वहां पर टेम्परेचर गर्म रखा जाता है, फिर उसको लेके जाते हैं फ्रीजर के अंदर जहां टेम्परेचर सडनली से ठंडा कर देते हैं। इसी कारण से बेटा आपका जो गिलास होता है ना वो भी ब्रिटल नेचर का हो जाता है। तो मतलब कि
मैं वेल्डिंग डायनामिक कनेक्शन पे नहीं कर सकता। हाँ, एनेलिंग होता है बेटा। डायनामिक कनेक्शन पर मैं कभी भी वेल्डिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटा वेल्डिंग हमेशा कैसा होगा, ब्रिटल नेचर का। और जबकि बेटा डायनेमिक में क्या होने वाला है, बेटा डायनेमिक में क्या होने वाला है, डायनेमिक में बेटा लोड आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा, आएगा। आपके पास लोड क्या होगा, क्या होगा बेटा, ऐसे बार बार, ऐसे क्या होगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो बेटा क्या कभी जो ये लोडिंग लग रही है साइक्लिक वाली, कभी वेल्डिंग वाला रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। इस कारण से, इस कारण से मैं डायनामिक वाले में, मैं डायनामिक वाले में वेल्डिंग नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ, क्या आप कभी ट्रेन या बस में बैठे हो क्या? आप ट्रेन या बस में बैठे हो क्या? मुझे ये बता दो पहले। तुम नहीं बैठे, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें बता देता हूं। वहां पर, वहां पर ऐसे, ऐसे बोल्ट वाले, ऐसे बटन वाले बेटा लगे रहते हैं। ऐसे बटन वाले आपके पास बोल्ट लगे होते हैं। बैठे हो, चलो कोई बात नहीं, मान लिया तुम बैठे हो। वहां बेटा ऐसे बटन वाले आपके पास बोल्ट देखे थे क्या? ऐसे बटन वाले। तो बेटा आपने क्या देखा, जहां पे लोड डायनेमिक होता है ना, जहां लोड डायनेमिक होता है वहां पर आप हमेशा एक ही कनेक्शन देखोगे, उनका नाम होता है रिविटेड। उनका नाम क्या होता है? रिविटेड। रिविटेड बेटा परमानेंट ज्वाइंट होते हैं। वो अगर वहां से निकले तो समझ जाओ मेंबर वहां पे खराब है। अगर वो निकलेगा तो मेंबर रिप्लेस होगा ही होगा। ओके, क्लियर है क्या? तो मतलब कि जब भी मैं डायनामिक लोडिंग का बात करूंगा तो मैं हमेशा किसकी बात करूंगा? रिवेटेड की। आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन में जाओगे तो भी आपको ये बटन वाले दिखेंगे। अगर आप बस में जाओगे, बस में भी आपको यही दिखेगा। तो मतलब कि जहां पे लोड, झोला में, हाँ रिवेट, मतलब कि जहां पे भी आपके पास लोड डायनामिक होगा वहां पे आपको बेटा कौन से कनेक्शन देखने को मिलेंगे? कौन से देखने को मिलेंगे? आपको हमेशा रिवेटेड देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर है क्या? तो बेटा एक चीज बता दो ना, एक चीज बता दो ना, बोल्टेड वाला कहां देखोगे? बोल्टेड वाला बता दो कहां देखोगे? बताओ, बोल्टेड वाला कहां देखा? बताओ बेटा, बोल्टेड वाला कहां देखोगे? देखा है सर। बेटा बोल्टेड वहां पे क्यों देख लोगे? बोल्टेड वहां पे क्यों देखोगे? बेटा सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। ओके, रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन आर provided for, provided for dynamic loading, provided for dynamic loading। बेटा एक बात दिखा दे क्या? डायनामिक लोडिंग, इलेक्ट्रिक पोल। बेटा इलेक्ट्रिक पोल में क्या लोड डायनामिक होता है क्या? स्टील ब्रिज स्पान, हाँ वहां देखोगे, वहां देखने को मिलेगा। स्टैटिक होता है, स्टैटिक जहां पर आ गया हमेशा वेल्डिंग, हमेशा वेल्डिंग। ओके, मैं बेटा आपको बता देता हूं डायनामिक लोडिंग कैसी रहती है। देखो एक बार, देखिए एक बार। देखो, देखो बेटा, यहां मान लो लोड आ चुका है। अभी रुके,
पूरा बना देते हैं। देखो बेटा फर्स्ट बना लिया क्या, ये बना लिया क्या लाइन। चलो देखिए अब देखिए समझिए अब चीजों को। ये आपके पास बीम है और ये आपके पास लोड आ रहा है, कैसा, मूवेबल लोड। बेटा जैसे ही आपके पास लोड आएगा तो आपका जो बीम है वो बेटा कैसे डिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ओके, और आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये तो आपके पास हो गया कोई न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो गया बेटा, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के फाइबर बेटा किस में होते हैं, कंप्रेशन में। और बेटा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के फाइबर किस में होते हैं, ओनली टेंशन में। ओके, अब यहाँ पे लोड था, अब लोड बेटा चले गया। अब यहाँ पे लोड था, अब यहाँ पे लोड चले गया, पर बेटा ये अभी भी डिफ्लेक्ट होगा, पहले की कंपेयर में कम होगा। इसके सेल्फ वेट के कारण भी तो डिफ्लेक्टेड होगा। जबकि बेटा सोम के अंदर हम मेंबर का जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, पर बेटा स्टील में ऐसा थोड़ी ना होता है। स्टील का तो वेट होगा, वहां पे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बट स्टील में ऐसा नहीं होता। ओके, तो हमने माना कि इसके सेल वेट के कारण से भी मेंबर में डिफॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपके पास डिफॉर्मेशन हो गया। अगेन हमने देखा कि आपके पास ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, और न्यूट्रल एक्सिस ऊपर से क्या आएगा, कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या आएगा बेटा, टेंशन। अब जब लोड लग रहा है तब टेंशन और कंप्रेशन आ रहा है, और एक लोड नहीं लग रहा तब कंप्रेशन और टेंशन आ रहा है। क्या बेटा सेम होगा क्या, नहीं ना। हमने मान लिया कि ये थोड़ा कम आएगा, तो हमने इसको क्या बोल दिया, सी डेक्स और डी डेक्स। ओके, मोमेंट का होगा, कम मोमेंट का होगा, हाँ बेटा। और ये वाला आप देखोगे, इसके ऊपर अगेन बेटा लोड आ चुका है, अगेन लोड आ चुका है, तो मतलब कि यहां पे अगेन डिफॉर्मेशन होगा, अगेन डिफॉर्मेशन होगा। ये आपके पास हो गया सी, ये आपके पास हो गया अगेन डी। बेटा जो ये वाला स्ट्रेस होगा ना, सी डेक्स वाला, ये वाला, ओके, ये बेटा बहुत ही ज्यादा कम होगा किससे, इस सी वाले से। ओके, और बेटा इन्हीं फिगर को क्या बोलते हैं, इन्हीं फिगर को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस। ओके, ऐसे होती है बेटा अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस, मतलब कि लोड आया डिफॉर्म हुई, लोड गया सीधा, लोड आया डिफॉर्म हुआ, लोड गया वापिस स्टेट आया, फिर डिफॉर्म आया, फिर स्टेट आया, फिर ऐसे। ये प्रोसेस बेटा जब कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, तो उसे बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस। और बेटा याद रखना, जहां पे भी अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस आ गया, ये डायनामिक लोडिंग आ गई, समझ जाना कि वहां पे रिविडिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा वेल्डिंग का नेचर होता है ब्रिटल वाला। कैसा होता है, ब्रिटल। बेटा वो इस डायनामिक लोडिंग को सहन नहीं कर सकता, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, इस कारण से वेल्डिंग नहीं कर सकते। बोल्टेड वाले के अंदर ये बेटा जो ये चलता है ना, ये जो चल रहा है डायनामिक लोडिंग का, बेटा आपके जो होल होंगे ना, जहां बोल्टेड प्रोवाइड करोगे, वो बेटा होल बढ़ते जाएंगे, वो होल बढ़ते जाएंगे। और आपके पास अगर जहां बोल्ट हमने लगाते हैं ना, वो होल तेजी से अगर बढ़ रहा है, तो बेटा वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए जहां पे भी आपने बोल्टेड कनेक्शन देखे हैं ना, तो समझ जाना वहां मेंटेनेंस का काम बार बार चलेगा, वहां बार बार चलेगा, समझ गए क्या। फेलियर विदाउट वार्निंग, हाँ बेटा वो वेल्डिंग में होता है, हाँ बेटा सफिशिएंट सफिशिएंट वार्निंग मिलेगा। बेटा मेंबर में क्रैक्स आ जाते हैं, पर रिविटेड वहां से नहीं निकलता, रिविटेड वहां से नहीं निकलता। बेटा कभी आपकी चेयर देखना, आपकी कभी चेयर देखना, अगर कोई लोहे की चेयर बनी हुई है ना, तो वहां पर आपको हमेशा वेल्डिंग मिलेगी। आप देखो बेटा एक बार, अगर आप किसी चेयर में बैठे हैं और वो लोहे की है, बेटा आपको हमेशा वेल्डिंग मिलेगी। क्यों, क्योंकि आप चेयर पे एक बार बैठ गए, आप एक बार चेयर पे बैठ गए, तो बार बार क्या मूवेबल में होते होगा। कभी ऐसा होता है कि आप खड़े हो रहे हो फिर बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो बैठ रहे हो,
ऐसे होता है क्या? नहीं, हम जिस चेयर पे बैठ गए, समझ लो गया 2-3 घंटे। देखना कभी, देखना कभी, आप नोटिस करना इस चीज को। कूद नहीं रहे चेयर पे। हाँ बेटा वही तो। अगर आपको मान लो चेयर तोड़ना है ना, तो आपको क्या करना है? खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है, बैठना है। आपकी चेयर टूट जाएगा। आपका चेयर में बेटा, रेल में भी होगा ना सर? बेटा रेल के अंदर बोल्टेड होते हैं। होता क्या है कि जो ये रेल वाला पार्ट है ना, ये बेटा जो रेल वाला पार्ट है ना, व्हील लोड के कारण से, व्हील लोड के कारण से ये वाला पार्ट बेटा फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, ऐसे फ्लैट हो जाता है। इस कारण से बेटा इसको रिप्लेस करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। इस कारण से वहां पे हमेशा बोल्टिल लगाते हैं। ओके, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? चलो, चलो आ जाओ। आ जाओ। सेकंड नाम क्या इसका? स्टैटिक कनेक्शन। स्टैटिक कनेक्शन। देखिए बेटा स्टैटिक में क्या रहता है? स्टैटिक में क्या रहेगा? This type of connection, this type of connection resist, this type of connection resist static loading condition, static loading condition, static loading condition। बेटा स्टैटिक लोडिंग को क्या बोल सकते हैं? मतलब कि टाइम के साथ में, हॉस्टल में बहुत तोड़ी है सर। बेटा तोड़ना नहीं है ना, बेटा तोड़ना नहीं है, हम समझा रहे हैं तुम्हें। ओके बेटा, स्टैटिक लोडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? इसको बोल सकते हैं हम कांस्टेंट लोड। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? कांस्टेंट लोड। ओके, हाँ शाबाश बेटा पूनम, फिक्स बोल सकते हैं। ओके, मतलब कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, चलिए। और आपके पास जहां पे भी स्टैटिक लोडिंग आ गया, वहां पे कौन से कनेक्शन दोगे? वहां पे कौन से दोगे बेटा? वैलिड कनेक्शन। वैलिड कनेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर, आर प्रोवाइडेड फॉर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। चलो बना लो बेटा। वेल्डेड एंड बोल्टेड नहीं बेटा, बोल्टेड नहीं बोलेंगे ना स्टैटिक के अंदर। बोल्टेड कहां देंगे सर? बाकी लोग बता दो, आज मोहित को बता दो, बाकी लोग की कहां दे सकते हैं? बताओ बाकी लोग कि बोल्टेड कहां देंगे? बताओ। नहीं मोहित बेटा, सोचिए का मेंटेनेंस। शबाश बेटा पूनम, कहां देंगे? जहां मुझे मेंटेनेंस करते रहना है वहां मैं बोल्टेड लगाऊंगा, क्योंकि बेटा बोल्टेड खुल जाएंगे आराम से, मेंबर को चेंज कर देंगे, मेंबर नया लाएंगे और वापस उसी में बोल्टेड लगा देंगे जहां रिपेयर कर सकते हैं। शाबाश। चलिए, हो गया क्या क्लियर?
हो गया क्या क्लियर, बताओ। क्लियर हो गया क्या? चलिए, तो बेटा अब हम क्या लिखेंगे नोट के अंदर, ओके। नोट में क्या लिखेंगे? सो bolted connection, so bolted connection are provided are provided where maintenance where maintenance is required, where maintenance is required। क्लियर हुआ क्या बेटा? क्लियर हुआ क्या? मतलब कि मैं आपसे बोल लूंगा कि लोड डायनामिक है तो आप कौन से कनेक्शन दोगे, बताओ। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि लोड डायनामिक है तो आप कौन से कनेक्शन बोलोगे? रिवेटेड। मैं बोलूंगा कि लोड मूव नहीं कर रहा तो आप कौन से याद रखोगे? कौन से याद रखोगे, बताओ? वैलिड, ओके। मैं कहूंगा जहां मुझे मेंटेनेंस देना है वहां पे आप कौन से वोल्टेज दोगे, बता दो। हाँ, वोल्टेज, समझ गए ना? ये सीरीज याद रखना, कुछ नहीं करना। क्या मैं बोलूंगा डायनेमिक लोडिंग के लिए तुम बोलोगे रिवेटेड, मैं बोलूंगा स्टैटिक के लिए तुम क्या बोलोगे? वैलिड। मैं बोलूंगा जहां में मेंटेनेंस देना है वहां पे क्या बोल दोगे? वोल्टेड। खत्म। खत्म बेटा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना बार बार। ओके, क्लियर है ना? क्लियर हो गया सर, बढ़िया है बेटा। आप धीरे धीरे करके, अब बेटा धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल तेजी से नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करके लेके जाएंगे, जो आपको दिक्कत ना हो। बहुत आराम से चलेंगे बेटा, बहुत आराम से चलने वाले हैं। चलिए, हाँ, स्लोली स्लोली। चलिए, आ जाइए। देखिए, देखिए बेटा, स्टील से अब पहले पहले आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्डिनरी बोल्ट। ऑर्डिनरी बोल्ट, बेटा नाम से पता चल रहा होगा ना, ऑर्डिनरी है, मामूली। मतलब कि हर जगह आपको जो बोल्ट देखने को मिलेगा वो यही बोल्ट होते हैं। जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं ना, वो यही बोल्ट होते हैं, ठीक है। चलो, सिंपल वाले, हाँ बेटा वही सिंपल, ओके। चलो, दिस बोल्ट, these bolts are provided for provided provided for light load structure, लाइट लोड स्ट्रक्चर। बेटा लाइन याद रखना, ये लाइन बार बार पूछता है। लाइट लोड स्ट्रक्चर के लिए कौन से बोल्ट दिए जाते हैं? ऑर्डिनरी बोल्ट। एंड एंड designated as designated as M5 to M36। बेटा ये आप जब कोड देखेंगे ना, जब आप कोड देखेंगे तो बेटा ये M5 से M36 तक मिलते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है ना? ठीक है। अब बात क्या है कि सर ये M5 और M36 क्या होता है? बेटा देखो, इसके अंदर ना जो कोड यूज होते हैं ना, जो कोड यूज होते हैं बोल्ट के लिए, वो होता है 1363 और एक होता है 1364, ओके। ये बेटा जो बोल्ट होते हैं ना, ये 63 और 64 क्यों लिखवा रहा हूं? अगर आपने कभी देखे होंगे, नोटिस करना, मैं एक बता देता हूं आपको ना थोड़ा सा। देखिए, होता क्या है कि जब आप बोल्ट देखते हैं ना, तो एक बोल्ट तो पाता है आपको कुछ ऐसा ऊपर से। जो बेटा जो आपके पास बोल्ट होता है ना टॉप साइड से, जिसे हम उसका हेड बोलते हैं, तो एक तो बेटा सर्कुलर देखा होगा आपने, और एक आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, देखा है ना, हेक्सागोनल।
तो आपके पास एक तो रेक्टेंगुलर है और एक हेक्सागोनल है। ऐसे ही हेक्सागोनल के लिए 6 3 हो गया और रेक्टेंगुलर के लिए 6 4 हो गया। ठीक है, कभी नहीं पूछ रखा, बट एज पर नॉलेज हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम ऑर्डिनरी बोल्ट पढ़ रहे हैं। ओके, चलो अब होता क्या है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है। मैंने आपको ऑर्डिनरी लिखवा दिया तो नॉर्मल सी बात है, वो आपसे ऑर्डिनरी नहीं पूछेगा। वो आपको किस किस नाम से पूछता है, आ जाओ, वो आपको किस किस नाम से पूछेगा। अब मैं इसके अदर नेम लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बेटा यहां पे इसके क्या लिख रहा हूं, अदर नेम, अदर नेम, कि आप इसको किस किस नाम से और जानोगे। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं कॉमन बोल्ड। क्या बोलेंगे, कॉमन बोल्ड। ओके, इसी को बेटा बोला जाता है रफ बोल्ड। क्या बोला जाता है, रफ बोल्ड। इसी को बेटा बोला जाता है क्या, ब्लैक बोल्ड। क्या बोला जाता है, ब्लैक बोल्ड। ठीक है, और इसका ही एक नाम और है, इसका एक नाम और है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनफिनिश्ड बोल्ड, अनफिनिश्ड बोल्ड। ये बेटा सारे इसी के नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और हाँ, इतने नाम हो गए, समझ गए, क्लियर है ना, कि इस ऑर्डिनरी बोल्ट को ही वो आपसे पेपर में क्या बोलेंगे कि आपका कॉमन बोल्ट किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट लोड के लिए। रफ बोल्ट किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट लोड के लिए। ब्लैक बोल्ट लाइट लोड के लिए, अनफिनिश बोल्ट लाइट लोड के लिए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बेटा, कंफ्यूज मत होना। आपको ये सारे नाम इसी के ही हैं, ये सारे नाम इसी के ही हैं। ओके, हाँ बेटा, पूनम बताएंगे ये भी बेटा, ये भी बताएंगे। अभी आप लिख लो इतना सा, उसके बाद बताएंगे बेटा। कर लिया क्या नोट, चलो कर दे, रेस कर दे क्या, कर दे क्या बेटा रेस। चलो ऊपर देख लो बेटा, ये आपके पास जो M5 है ना, M5 है या M6 है, मैं पहले बता रहा हूं कि ये M क्या है। ओके, इसका M का मतलब होता है मैट्रिक यूनिट, मैट्रिक यूनिट, जो कि बेटा किस में होती है, जो कि किस में होती है, mm के अंदर, मतलब कि मिलीमीटर के अंदर। ओके, किस में होती है, मिलीमीटर। और बेटा जो ये आपके पास m है ना, ये जो नंबर है 5 और 36, 5 और 36, ये आपके पास होते हैं बेटा नॉमिनल, ये क्या होते हैं, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। क्या होते हैं बेटा, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ये M5 से M36 है, मतलब कि 5 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होते हैं, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है, 24 होता है। मोस्टली इवन नंबर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली। चलिए, चलिए अब देखिए, अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, मैंने लिखा है नॉमिनल डाया, मैंने यहां पे क्या लिखा है, नॉमिनल डाया। अब क्या होता है कि जो आपके पास बोल्ट है ना, आपका आपका जो बोल्ट है वो बड़ा कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बोल्ट हेड। क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट हेड बोलते हैं। और ये जो आपके पास पोर्शन है ना, यहां पे होती है थ्रेडिंग, यहाँ पे इस पोर्शन पे थ्रेडिंग होती है, इस जगह पे, यहां पर। ठीक है, तो बेटा जो ये वाला डाया है ना, ये वाला, ये ये इस डाया को बोलते हैं शैंक डाया। ओके, क्या बोलते हैं, शैंक डाया। यही आपके पास होता है बेटा क्या, यही आपके पास होता है नॉमिनल डाया। ओके,
इसी को ही शैंक डाया बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया। ठीक है। और बेटा जहां थ्रेडिंग होती है ना, जहां पे ये थ्रेडिंग होती है, ओके, उसे बोलते हैं थ्रेडेड एरिया। क्या बोलते हैं, थ्रेडेड एरिया। और बेटा इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है नेट एरिया। ओके, ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अब होता क्या है कि अगर आप इसको इसको देखोगे ना, तो ये आपको दिखाई देगा ऐसे पूरा। अगर इसको आप बीच में से कट करके देखोगे ना, तो आपको ये पूरा नजर आएगा। और ये होता है डी, इसे बोलते हैं क्या, नॉमिनल डाया। क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल डाया। तो बेटा जब इसके लिए आप एरिया निकालते हैं ना, तो वो होता है शैंक एरिया। शैंक एरिया, शैंक एरिया का नोटेशन क्या होता है, एएस। शैंक एरिया का नोटेशन क्या है, एएस। पूरा है तो बेटा सर्कुलर बी है, तो क्या बोलेंगे, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ओके। और जहां पे बेटा थ्रेडिंग होती है ना, थ्रेडिंग जहां पे होती है, तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो बेटा ये बाहर से तो थ्रेडिंग हो रखा है, बाहर से तो क्या हो रखा है, थ्रेडिंग हो रखा है। और अंदर से ये आपके पास ऐसे होता है इतना सा। तो बेटा ये एरिया इस वाले से क्या होगा, ये जो एरिया है इस वाले से क्या होगा, कम होगा ना। इस कारण से इसे बोलते हैं नेट एरिया। क्या बोलते हैं, नेट एरिया। जो कि कितना होता है, 78% ऑफ श्रैंक एरिया। एसी एरिया का कितना परसेंट होता है, 78। तो मतलब कितना हो गया, 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन क्या पूछा, थ्रेडिंग कितने हैं लेंथ तक होती है, बेटा वो बताई जाती है, वो बताई जाती है कितना करना है। ओके। वैसे बता देता हूं, वैसे बता देता हूं आपको, ये जो आपके पास लेंथ है ना, बोल्ट के बॉटम से, इसे बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेंथ। पूरा होता है ये पूरा। ओके माता बेटा क्लियर है क्या, ये बेटा उस टाइम पे डिसाइड करते हैं कितना करना है। चलिए, और इसको नॉमिनल लेंथ बोलते हैं पूरे को। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि नेट एरिया श्रैंक एरिया से कितना कम होता है, 22%। और अगर पूछ ले कि आपके पास नेट एरिया श्रैंक का कितना होता है, 78%। कंफ्यूज मत होना, वो पूछेगा कि हाउ मच रिड्यूस द एरिया ऑफ श्रैंक, तो कितना बोलेंगे, 22। और बोलेगा हाउ मच द एरिया ऑफ श्रैंक, तो 78। रिड्यूस पूछ रहा है तो 22, और कितना होता है तो 78। तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस गलती मत करना आप ये छोटी सी। ओके, क्लियर है ना। रिड्यूस रिपीट सर। बेटा देखिए आनंद, आनंद बेटा देखिए, बेटा ये थ्रेडिंग के कारण से, इस थ्रेडिंग के कारण से बेटा ये एरिया ऊपर वाला क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस होता है, सिर्फ 22 रिड्यूस हो जाता है। तो कितना बच गया, कितना बच गया बेटा, 78 बच गया। किसका, इस शैंक एरिया का, इस शैंक एरिया का ओनली कितना बच गया, 78 बच गया। ओके, ओके आनंद बेटा क्लियर है क्या। चलो बेटा, और पेपर में क्या क्या कंफ्यूज करता है वो भी बता दूं क्या, और पेपर में कंफ्यूज क्या करते वो भी बता दूं। नेट समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। ओके देखिए, देखिए बेटा होता क्या है, अभी आपके पास पूरा है, ठीक है, अभी आपने कहीं पे भी थ्रेडिंग नहीं किया, आपने कहीं पे भी थ्रेडिंग नहीं किया, तो आपके पास जो एरिया मिलेगा ना, उसे क्या बोलेंगे, शैंक एरिया। ओके,
बेटा क्लियर है क्या? यहां तक ये जो एरिया है इसे क्या बोल दिया? शैंक वाला। ओके क्लियर है क्या बेटा? यहां तक लिखवा दो सर। बेटा क्या लिखवाना है इसमें? यही तो बताना होता है कि जो आपके पास नॉमिनल डाया है, नॉमिनल डाया है उसको ही शैंक बोलते हैं। ओके तो बेटा ये नॉमिनल डाया है ना, ये वाला, ये जो आपके पास नॉमिनल डाया है इसी को क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाया को ही बेटा क्या बोला जाता है? शैंक डाया। और बेटा इस नॉमिनल डाया को बोले या शैंक डाया को बोले तो उसका एरिया क्या होगा? पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है कि बेटा यहां तक बताओ पहले कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो क्या हुआ। आप मैंने क्या करा, इसी बोल्ट को, आपके पास शोपनर रहता है ना, शोपनर रहता है, मैंने क्या करा उसके अंदर लेके इसको क्या करा? शार्प कर दिया। यहां से देखो मैंने थोड़ा सा शार्प कर दिया। अब दिख रहा है पहले एरिया इतना था, पहले एरिया इतना था, अब एरिया देखो कितना सा बचा है, दिख रहा है ना? ये एरिया कम हुआ है नहीं हुआ? ये वाला जो एरिया है ये कम हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना? तो बेटा जो ये वाला कम एरिया हुआ है ना वो यहां पर हो चुका है, यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहां पर। ओके ये अब थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ऐसे, यूं, कुछ इस तरीके से हो जाता है। बॉटम से बेटा कैसा हो गया? थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है और ये जो कम वाला आपके पास जो एरिया है ना इसी को क्या बोलते हैं? नेट एरिया। जो पूरे वाले का कितना परसेंटेज होता है? 78। क्लियर हुआ क्या? बेटा क्लियर हुआ क्या बताओ कि हाँ सर क्लियर हो गया। 22% कम हुआ है और कितना बच गया? 78 बच गया। ओके क्लियर हो गया क्या? बाकी बच्चों को भी बताओ कि हाँ सर क्लियर हो गया। बेटा आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं नॉमिनल और शैंक डाया को बोला जाता है क्या? इन्हीं को बोला जाता है ग्रोस डायामीटर, और बेटा इन्हीं को बोला जाता है इफेक्टिव डायामीटर। इन्हीं बोला जाता है क्या? इफेक्टिव डायामीटर। तो कंफ्यूज मत होना, नॉमिनल बोले, शैंक बोले, ग्रोस बोले या इफेक्टिव बोले, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे कौन से हैं? नॉमिनल वाला। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ए नेट कम होगा ना एक शैंक से। हाँ सुमन बेटा ए नेट वाला शैंक से कम होगा। देखो कितना कम है, कितना कम है बेटा? 0.780 है इसका, तो कितना कम हुआ? 22%। हाँ 22%। सुमन बेटा क्लियर हो गया क्या? चलिए चलिए यहां तक क्लियर है क्या सबका? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए बेटा एक क्वेश्चन बताया क्या आईएएस का? सिंपल सा है, सिंपल सा है, बता दे क्या? ठीक है ना? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? A bolt is designated as designated as M16NL40। क्या दे रखा है? M16NL40। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, 16 नॉमिनल डाया, 16 नॉमिनल डाया एंड 40 ग्रोस डाया। ओके बी ऑप्शन 16 नॉमिनल डाया एंड 40 नॉमिनल लेंथ। सी
16 नेट डाया, नेट डाया, ऐसे ही कुछ कुछ दे रखा था। ओके, तो बेटा आपको मैंने क्या बताया है, एम का मतलब यहां पे क्या है, एम का मतलब बताओ बेटा यहां पे क्या है, बी। एम का मतलब बेटा यहां पे क्या है, एम एम। 16 का मतलब बेटा कौन सा डाया है, 16 बेटा कौन सा डाया है, नॉमिनल। ओके, एनएल का मतलब क्या हो गया, एनएल का मतलब क्या हो गया, नॉमिनल लेंथ। और 40 क्या हो गया, 40 क्या हो गया बेटा, जो बोल्ट से, ये जो बोल्ट से नीचे का रहता है लेंथ, इसे बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। ओके, क्लियर है क्या। आपके जो गेट था ना, गेट के पेपर में सिर्फ इतना सा पूछा था कि व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय एनएल, कि एनएल किसको बता रहा है, डायमेंशन दे दिया, पूछा कि एनएल किसको बता रहा है, एक नंबर का गेट का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये जो पूरा था ना, ये पूरा पूछा था आपके आईएएस के पेपर में। ठीक है ना बेटा, बात क्या है, अगर आप उतना लेवल का पढ़ोगे तो आप बता पाओगे कि हाँ फ्री का है। अगर बेटा आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि यहाँ पे एम यूनिट किसकी है, कि मैट्रिक है, एमएम है, सेंटीमीटर में है, बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। 16 सेंटीमीटर भी है, 16 एमएम भी है, और 16 मीटर भी है। जब आपको पता नहीं होगा ना कि मैट्रिक यूनिट एमएम में होती है बोल्ट के लिए, तो आप गलत कर बैठोगे, समझे। इजी नहीं होता बेटा। बात क्या है, जब तक नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज इजी नहीं होता है, और जब तक आप पढ़ लोगे तो चीज आपको इजी लगने लग जाती है। हाँ बेटा पूनम, वो भी एमएम में होगा, वो भी एमएम के अंदर ही होगा। ओके, क्लियर है क्या। चलो, अब देखो, अब देखो बेटा, अब यहां पे ये गिवन होते हैं, ये गिवन होते हैं ग्रेड के अंदर। ओके, ये बेटा कैसे गिवन होते हैं, बोल्ट जो गिवन होते हैं ना, वो ग्रेड के अंदर गिवन होते हैं। ठीक है, ग्रेड होता है 4.8। ओके, ऐसे कभी आप बोल्ट लेने जाओगे ना, तो वहां पर बोल्ट के जो ढक्कन, जो आपके पास कवर होगा, उस पे बता रखा होता है कि वो किस ग्रेड का है। ठीक है, ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड आपको बताता है कि उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा और यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। कैसे, कैसे बेटा, जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर है, वो बताता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मैं कह रहा हूं कि बोल्ट की है तो अल्टीमेट ऑफ बोल्ट, तो एफ यू बी। क्लियर है क्या, कि मैं एफ यू बी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। पहला नंबर क्या है बेटा, 4 है, तो हमने क्या बोल दिया, 400 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, निकल गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, और बेटा जो पीछे वाला नंबर है ना, ये डायमेंशन वाला, ये डायमेंशन वाला, ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो इसी 400 को, इसी 400 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, कितना निकल गया, 320 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, कि पहला नंबर क्या बताता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और उसको पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, एक क्वेश्चन दे देंगे इसी के ऊपर बढ़िया सा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे दे क्या, बताओ मुझे, ग्रेड 8.8, 8.8 के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना होगा, बताओ। 800, 800 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, और जो यील्ड स्ट्रेंथ है बोल्ट का, वो कितना होगा, 640। तो 800 इंटू 0.8 कितना हो गया, 640 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। शाबाश, शाबाश बेटा। चलो, चलो, हो गया क्या क्लियर। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या बेटा, रिपीट। कप्तान बेटा,
तुम रिपीट की कह रहे हो? सच में रिपीट करना है क्या? अरे सच में रिपीट करना है क्या? अरे बताओ कि रिपीट करना है क्या सच में? चलो, तब भी कप्तान के लिए कर देते हैं। देखो कप्तान बेटा, बेटा जो पहला नंबर है ना, पहला जो नंबर होता है वो बताता है किसको? अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। क्या बताता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। बेटा 8 है ना, इसी 8 को बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो गया? 800। और बेटा जो पीछे नंबर है ना, ये डेसिमल के साथ में, इसी आपके पास 800 को इसी डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना ना, तो कितना बन गया? 800 इंटू 0.8, 640। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या बेटा? हाँ। कप्तान ऐसी ऐसी चीजें मत रिपीट करवाया करो बेटा, ऐसी चीजें रिपीट मत करवाया करो, तुम पे अच्छा नहीं लगता। बढ़े क्या आगे? आगे बढ़े क्या बेटा? चलो। चलो बेटा, जो आपके पास सेकंड बोल्ट है ना, उसका नाम है SSFG। नाम क्या है? HSFG। ओके। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? देखो पेपर में तो एक बार तो इसका फुल नेम ही पूछ लिया, चक्कर क्या है, जब नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी पूछ लेगा तो वो आंसर दे ही नहीं पाओगे। अगर पता होगा तो ये चीज भी क्या लगेगा? इजी लगता है। ठीक है, इसका ही फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ओके। नाम क्या है इसका? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ओके, सबसे पहले तो नाम इसको क्लियर रखो, नाम इसका क्लियर रखो। दूसरा बात आपके पास क्या है? यूज फॉर, यूज फॉर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस, मतलब कि रिवर्सल स्ट्रेसेस। बेटा मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा था कि बोल्ड कहां पे यूज करते हैं? बोल्ड कहां यूज करते हैं? जहां पर मेंटेनेंस करना है, जहां पर आपको बेटा क्या करना है? मेंटेनेंस। बेटा जो आपके पास ये वाला वाला बोल्ट है ना, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, आप इसको डायनामिक लोडिंग में लगा सकते हैं। क्यों? अब बात क्या आता है क्यों? क्योंकि बेटा इन बोल्ट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कि जहां पे आके बोल्ट बनना खत्म हो जाते हैं ना, वहां से बनना स्टार्ट होता है कौन सा? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। इसी कारण से आप इस बोल्ट को कहां पे यूज कर सकते हैं? जहां पे लोडिंग, जहां पे लोडिंग बेटा कैसा हो? डायनेमिक हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? व्हीकल के व्हील पर जो मोटे मोटे से नहीं रहते हैं, इतने से देखना, सिल्वर कलर के होंगे आपको। ट्रकों पे देखना, ट्रक पे देखना बेटा, ट्रक पे आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे वाले। ट्रक के अंदर देखना, बड़े बड़े जो बोल्ट होते हैं वहां ये देखने को मिल जाएंगे। पीछे वाले व्हील होंगे वहां देखना, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नाम देखो बेटा, होता क्या है? फ्रिक्शन ग्रिप। यहां पर बेटा एक फ्रिक्शन जनरेट करवाते हैं। कैसे जनरेट करवाते हैं? कि ये आपके पास कोई क्या है? ये नट है, और ये सॉरी ये बोल्ट है। ओके, और ये नट है। इस बोल्ट और नट के बीच में बेटा हम इतना टाइट कर देते हैं कि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो जनरेट करवा देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि बोल्ट और नट के बीच में बेटा क्या जनरेट करवाते हैं? इस फ्रिक्शन को, और उस कारण से ये लोड को ट्रांसफर कर पाता है। इस कारण से बेटा इसका नाम क्या पड़ जाता है? फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। याद रखना है फ्रिक्शन किस थ्रू जनरेट करवा रहा हूं? नट, बोल्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ नट के थ्रू। ओके।
दूसरा पॉइंट, लोड लोड ट्रांसफर थ्रू दी load transfer through the friction between bolt and nut, फ्रिक्शन बिटवीन बोल्ट। हाँ हाँ बेटा वही, जब आप बीच में वॉशर डोर डाल देते हैं वो तो ऐसा होता है कि वो ग्रिप बनाए रखता है। सर बोल्ट में फिजिकल डिफरेंस कैसा होता है एच वाइज जोड़ने का? बेटा ये थोड़े ज्यादा डाया के होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। नरेंद्र बेटा जो बोल्ट वाले हैं ना, ये आपके पास एक सिर्फ फिक्स डाया के पाए जाते हैं, ओनली 36 mm तक। और जो HYHD है ना बेटा, इनके डाया और बोल्ट ही बहुत बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े बोल्ट होंगे बेटा। ओके, और बेटा जो ये वाले बोल्ट होंगे ना, ये आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां पे लोडिंग ही बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा लोडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया है, ऑर्डिनरी वाला सिर्फ कहां यूज करेंगे, जहां पे लाइट लोड हो, ओनली लाइट लोड। तीसरा पॉइंट, शोविंग एज 8.8 एज 10.8 एज। ओके, मतलब कि पहला नंबर यहां पे क्या बताएगा इसका, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और बेटा इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका यील्ड स्ट्रेंथ। बेटा यहां पर जो ये एस लिखा हुआ है ना, ये जो आगे एस लिखा हुआ था है, इस एस का मतलब होता है हाई स्ट्रेंथ। इसका मतलब बेटा क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ। बाकी वो जो नंबर है उनका मीनिंग सेम ही होगा। सर क्लास का टाइम क्या है प्लीज बता दीजिए। बेटा क्लास का टाइमिंग है 10 से 12, 10 से 12। हाँ स्टील गटर में आप देख सकते हो इस चीज को, स्टील गटर में देख पाओगे जब आप इसको यूज करोगे ब्रिज के अंदर। बना लिया क्या? और एक डिफरेंस बता दें, और एक डिफरेंस बता दें कि इनके स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है। देखो ये बने होते हैं मीडियम कार्बन, ये बने होते हैं बेटा मीडियम कार्बन स्टील के। ओके, और जो आपके पास ऑर्डिनरी वाले होते हैं ना, ऑर्डिनरी वाले वो बने होते हैं लो कार्बन स्टील के। ये भी याद, ये भी रख सकते हो याद। डेक टाइप गटर में भी डेक टाइप में इतना ज्यादा यूज नहीं करते, वहां फ्लेक्सिबिलिटी रखना रहता है। बट वहां पे थ्रो टाइप में यूज कर लोगे, थ्रो टाइप में ये स्ट्रेंथ तो बोल्ट 80% ऑफ अल्टीमेट। हाँ समझ गए क्या बेटा, समझ गए क्या? ये किसके बने होते हैं, मीडियम कार्बन के। और बेटा वो किसके बने होते, वो बने होते बेटा लो कार्बन के। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप। क्लियर हुआ क्या? हाँ लो कार्बन के बने होते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट, और बेटा ये वाले बने होते हैं मीडियम कार्बन के। क्लियर हुआ क्या बेटा बताओ? नहीं बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी ही नहीं अमन बेटा। अब मान लीजिए मेरे पास 4.4 का हो, तो 4.4 का मतलब कि इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बोल्ट का वो तो हो गया 400, और जो बेटा इसका यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना हो गया
400 इंटू 0.4 कितना हो गया? 160 हो गया ना? 160 हो गया ना? बताओ। चलो चलो बेटा, आ जाओ। अब डिजाइनिंग की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे से बेटा कहां पर आ रहे हैं? डिजाइनिंग पे आ रहे हैं हम। डिजाइनिंग पर बेटा, थ्री थर्ड पॉइंट रिपीट। बेटा थर्ड पॉइंट लिख रखा था। थर्ड पॉइंट लिख रखा था कि जो ये बोल्ट होते हैं ना, ये जो बोल्ट आपके पास थे कौन से वाले? आपके हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। बेटा इनको शो किया जाता है, शो एज 8.8, एज या 10.8 या फिर 11.6 एस, ऐसे आपको इसको नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, बस इस पहला और पॉइंट नंबर का मतलब वही है पहले जैसा। बस जो ये एस होता है ना, ये जो एस होता है इसका मतलब होता है हाई स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है हाई स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है बेटा सुमन। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? बताओ। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे पास जॉइंट की तरफ। टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट। बेटा कितने होते हैं बता दो। आपने अपने वर्कशॉप में कौन कौन से जॉइंट बनाए थे? एक लैप होता है और एक बट होता है। आ जाओ बेटा, जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है आपके पास लैप जॉइंट। ओके, लैप जॉइंट बेटा कैसे होता है कि एक मेंबर तो आपके पास ऐसे दिखाई देगा और दूसरा मेंबर आपको ऐसे दिखाई देगा। इसे बोल दिया लैप जॉइंट। मतलब कि यहां पर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ में क्या करवाएगा? ओवरलैप। इस कारण से नाम क्या पड़ गया? लैप जॉइंट। ओके, लैप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर। हाँ, सेकंड आपके पास होता है बेटा क्या? इसे बोलते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट इसमें बेटा क्या होता है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर के एंड के साथ में, दूसरे मेंबर के एंड के साथ में जोड़ दिया जाता है। ओके, मतलब कि कैसे करवाते हैं? ये एक एंड हो गया, दूसरा एंड हो गया यहां पर। ओके, ये क्या है बेटा? ये बट जॉइंट है और ये आपके पास क्या है? लैप जॉइंट है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बट में आमने सामने कवर प्लेट की हेल्प से। हाँ, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गए ना कि लैप और बट में आपके पास क्या रहता है? चलो बेटा, मैं सबसे पहले यहां डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में आपका लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट डिस्कस कर रहे हैं पहले। चलो आ जाओ, लैप जॉइंट में क्या होता है? जॉइंट इन विच, जॉइंट इन विच member is, member is overlap, member is overlap। मतलब कि यहां पर आपके मेंबर क्या होंगे बेटा? ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होंगे। ठीक है, चलो कैसे होंगे? कैसे होंगे सर दिखा दो। चलो, ये आपके पास बेटा एक मेंबर हो गया। ओके, ये आपके पास हो गया दूसरा मेंबर हो गया। चलो ठीक है, और बेटा जो ओवरलैपिंग करवाई जाती है ना, ये जो ओवरलैपिंग करवाई जाती है ये भी एक फिक्स होती है कि आप इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं रखना। कितना होता है ये ओवरलैपिंग? देख लो, ये होता है बेटा आपके पास 4T और 40 mm। 40 और 40 mm, इनमें से जो भी बेटा मैक्सिमम आएगा वो आपके पास रखना है यहां पर। ओके, यहां टी क्या है? टी बेटा क्या है? टी होता है थिकनेस ऑफ प्लेट।
थिकनेस ऑफ प्लेट, जो भी थिकनेस कम की हो वो रख देना वहां पर, थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, चलो बेटा डिजाइनिंग करवा देगा इसमें, डिजाइनिंग करवाए क्या धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, फोर्स ट्रांसमिशन, कि आपके इस मेंबर में फोर्स ट्रांसमिशन कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूं फोर्स ट्रांसमिशन। देखिए बेटा होता क्या है, होता क्या है कि आपके है ना इस बोल्ट को इतना बना लिया क्या, पहले बताओ इतना बना लिया क्या, चलिए अब देखिए, ठीक है, इसको यहां से और यहां से मैंने बोल्ट से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये मेरा बोल्ट था और मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, चलो 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 आ जाओ। मैंने इसको बोल्ट की हेल्प से बेटा क्या कर दिया, कस दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि मैंने जैसे ही यहां पे फोर्स लगाया कितना, पी, अब ये फोर्स कैसे ट्रांसफर होगा, हम क्या पढ़ रहे बेटा, फोर्स ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं ना। देखो क्या होगा कि फोर्स यहां से एंटर करेगा, एंटर करा, एंटर करा, अब ये दूसरे में कैसे जाएगा, इस बोल्ट की हेल्प से, इस बोल्ट की हेल्प से ये यहां से होता हुआ, ये यहां से होता हुआ निकल जाएगा कितना, पी। यहां बेटा पी फोर्स लगाया था तो यहां से भी कितना निकलेगा, पी निकलेगा ना। तो मतलब कि आपका फोर्स ऐसे जाके ऐसे ट्रांसफर हो गया। ओके, क्लियर हुआ क्या कि हमारा फोर्स का ट्रांसमिशन कैसे हुआ। कोई दिक्कत आ रहा है क्या यहां पर, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, नहीं ना। बेटा मैं जो व्यू दिखा रहा हूं ना आपको, ये बेटा जो मैं व्यू दिखा रहा हूं ये आपके पास कहां से है, ये कहां से बेटा बताओ, साइड से। बेटा साइड से तो नहीं दिखेगा, ये बेटा सामने से है आपका, एलिवेशन व्यू है। कैसा व्यू है बेटा, ये सामने से है, कैसा है, सामने से, हाँ, फ्रंट व्यू। ओके बेटा मैं इसको टॉप से दिखाऊं क्या, टॉप से दिखा दे क्या, टॉप से कैसे दिखाई देगा बेटा, जब टॉप से देखोगे ना तो ये नीचे वाला जो प्लेट है, जब टॉप से देखोगे ना तो नीचे वाला प्लेट आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी तो प्लेट लग रहा है ना, तो नीचे वाला प्लेट थोड़ी ना दिखाई देगा। मैं नीचे वाले का व्यू बना रहा हूं। ओके, देखना कैसे बन रहा है, यहां तक तो दिखाई देगा, यहां तक तो दिखाई दिया, इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने क्या कर दिया, डेक्स 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 करके बना दिया। ओके, और जो आपके पास ये बोल्ट आपको एक दिख रहा है ना बेटा, जब टॉप से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे कितने बोल्ट लग रहे थे, यहां कितने बोल्ट लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं बेटा, यहां पे दो बोल्ट लग रहे हैं। ओके, चलो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, आराम से फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से फोर्स आ रहा है, बोल्ट से निकल गया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स आराम से ट्रांसमिशन हो रहा है। अब हुआ क्या, मुझे इसको डिजाइन करना है, मुझे इसको डिजाइन करना है तो मुझे लोड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्या करा, मैंने इस लोड को बढ़ा दिया। मैंने जैसे इस लोड को बढ़ाऊंगा तो बेटा फेलियर कहां से देखने को मिलेगा, मैं जैसे ही इस लोड को बढ़ा दूंगा इसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक, तो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फेलियर देखने को मिलेगा यहां से, यहां से इस बोल्ट के यहां से आपको फेलियर देखने को क्या होगा, मिल जाएगा। मतलब कि जो ये मेरा बोल्ट है ना, ये मेरा जो आपके पास बोल्ट है आपके पास कुछ इस तरीके से, इसमें बेटा यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बेटा क्या देखने को मिलेगा, हमें यहां से देखने को मिल जाएगा फेलियर, इस जगह से जहां से ये बना रखा है। ओके, क्या देखने को मिल गया बेटा, फेलियर देखने को मिल गया। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे डिजाइन स्ट्रेंथ,
क्या निकालना बेटा? डिजाइन स्ट्रेंथ। यहां पे याद रखना, यहां पे जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है ना, वो फोर्स होता है कि हर जगह। कहीं पे स्ट्रेस को स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्टील के अंदर जो डिजाइन स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है? वो फोर्स होता है। ओके, अब हमें पता है कि आपके पास जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है वो क्या रहता है? फोर्स अपॉन में एरिया। क्या रहेगा? फोर्स अपॉन में एरिया। अगर बेटा मुझे फोर्स निकालना है तो मैं स्ट्रेस इंटू एरिया करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा या नहीं करूंगा? क्लियर है ना? हाँ, चलो, शियर फेलियर, शाबाश। अब देखो, मुझे यहां पे लिखना है क्या? मुझे यहां पे लिखना है परमिसेबल, परमिसेबल स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। परमिसेबल स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की। बेटा अगर आपको ये बोल्ट, अगर ये बोल्ट यहां से मैं कट कर देता हूं तो आपको कैसा नजर आ रहा है? बताओ इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आ रहा है बेटा? सर्कुलर आ रहा है ना नजर? सर्कुलर। तो बेटा इसका एरिया क्या होगा? पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। ओके, और अगर मैं बोल देता हूं कि नेट से फेल हो रहा है, अगर मैं आपको बोल देता हूं कि नेट से फेल हो रहा है, तो आप इसी के आगे क्या लगा दोगे? इसी के आगे क्या लगा दोगे? 0.78। ओके, तो यहां पे क्या लग जाएगा? 0.78। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया? नेट एरिया। ठीक है बेटा, जब आपके पास यहां से फेल होता है ना ऐसे, तो कितने शेयर प्लेन आ रहे हैं? जब ये यहां से फेल हुआ तो कितनी जगह से फेल हुआ है? ओनली एक जगह से। ओनली कितनी जगह से हुआ है? एक जगह से। तो बेटा यहां का शेयर प्लेन कितना हो गया? 1। ओके, मतलब कि जितनी जगह से भी फेलियर होगा ना, तो उतने ही नंबर से यहां मल्टीप्लाई किया जाता है। लैप जॉइंट के अंदर फेलियर आपको सिर्फ एक जगह से देखने को मिला, तो बेटा नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो गया? यहां पर 1 हो गया। ओके, तो मैंने इसी एरिया को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1 से। क्लियर है क्या यहां तक कि मैंने यहां पे 1 क्यों लिखा है? बताओ बताओ। ए नेट इंटू नंबर ऑफ शेयर प्लेन, नंबर ऑफ शेयर प्लेन। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ ना? हाँ सर, बोल तो 2 है ना बेटा। फेलियर देखा जाता है, ये जो कैपेसिटी निकाल रहे हैं ना, ये जो कैपेसिटी निकाल रहे हैं, मैं एक बोल्ट की निकाल रहा हूं। अब जितने भी बोल्ट लगे होते हैं ना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऐसे नहीं होता एक बोल्ट के लिए एक बोल्ट, 2 बोल्ट, सबका साथ में निकालते हैं, नहीं। या ये जो कैपेसिटी है ना, ये एक बोल्ट की है। कितने बोल्ट की है? एक बोल्ट की। कितने बोल्ट दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए क्या? हमेशा स्टैंड एक के लिए निकालो और जितने भी बोल्ट लग रहे होंगे उसको से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्लियर हो गया क्या मन बेटा? और बेटा क्लियर हो गया क्या? चलो, दूसरा बात देखिए। अब हम निकालना सीख रहे हैं क्या? हम सीख रहे हैं परमेसेबल स्ट्रेस। बेटा किसमें फेल हुआ है? बेटा किसमें फेल हुआ है? बताओ। जो ये बोल्ट है, ये किसमें फेल हुआ है? शियर में। तो बेटा फेल हुआ है, किसका फेल हुआ है? बोल्ट का फेल हुआ है। तो अल्टीमेट ऑफ बोल्ट। ओके बेटा, फेलियर हुआ है बोल्ट का, तो अल्टीमेट ऑफ बोल्ट फेलियर नहीं होता, तो मैं यहां पे क्या लिखता? यील्ड। यहां फेलियर हो गया तो अल्टीमेट, और बी क्यों लिखा है? बोल्ट का हुआ है। और बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे एफ यू आ गया किससे डिवाइड करोगे? जहां पे एफ यू आ गया किससे डिवाइड करोगे? बताओ। 1.25। और अगर मैंने कहा है कि वो फेल शेयर में हो रहा है, तो क्या लिखोगे साथ में?
मैंने क्या कहा कि वो फेल किस में हुआ है, तो साथ में क्या लिखोगे, हाँ, तो 1/√3। तो बेटा जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा ना, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा इस डिजाइन स्ट्रेंथ का, वो बेटा वो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन गया बेटा फॉर्मूला हमारा, हमारा फॉर्मूला बन गया शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, क्या बन गया, 1 into A net into FUB divided by 1.25 1/√3। ओके, और ए नेट हमें पता है क्या है, 1 into 0.78 into π/4 d का स्क्वायर FUB डिवाइड बाय 1.25 और अंडर रूट के शेयर के लिए √3। क्लियर हुआ क्या पूनम बेटा, एफ वाई तब लिखते ना जो मेंबर में फेलियर नहीं मिलता, यहां तो बेटा फेलियर मिल गया ना, यहां फेलियर मिल गया, फेलियर मिल गया इसलिए। क्लियर हुआ क्या, चलो ऐसे बनता है बेटा फॉर्मूला, ऐसे बनता है फॉर्मूला। बेटा दूसरा फॉर्मूला तुम बनाओगे क्या, बट के लिए, बट के लिए बना दोगे क्या, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, देखते हैं क्या आप उसको पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते। चलो हटा दे क्या, इसको इसको बॉक्स में कर लेना, इस वाले को, इस वाले को बॉक्स में कर लेना। .78 कहां से आया बेटा, देखो फेलियर कहां से हो रहा है बेटा, फेलियर देखो सुमन बेटा कहां से हो रहा है बेटा, जहां से थ्रेडिंग है वहां से हो रहा है, जहां पे थ्रेडिंग है वहां से हो रहा है बेटा, देखो। और मैंने क्या बताया था कि थ्रेडिंग वाले के लिए जो आपके पास एरिया होगा नेट वाला लेंगे ना, नेट वाला, नेट वाला, और नेट वाले का एरिया बेटा कैसे लिखते हैं, इस तरीके से तो लिखा जाता है। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या सुमन बेटा, चलो चलो अब हम लिखते हैं, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, अब हम लिखते हैं बट ज्वाइन। अब हम बेटा क्या लिख रहे हैं, बट ज्वाइन। ओके, बट ज्वाइंट में क्या होता है, इन दिस ज्वाइंट, इन दिस ज्वाइंट, ये अलग रखना, इन दिस ज्वाइंट members connected by members connected by their and with the help of cover plate, with the help of cover plate। ओके, बता दिया था ना आपको बट जॉइंट कैसे होता है, जहां पर आपके पास एक मेंबर तो ऐसे होगा और दूसरा मेंबर इस तरीके से, इसके एंड से जोड़ देंगे
या तो एक कवर प्लेट लगा के जोड़ देंगे या फिर दो कवर प्लेट लगा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, इसे क्या बोलते हैं, बट ज्वाइंट। अगर एक प्लेट लगा के जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। और जब दो कवर प्लेट लगा के जोड़ेंगे तो बेटा क्या बोलेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट। ओके, समझ गए क्या? अगर एक प्लेट की हेल्प से जोड़ रहे हैं तो क्या बोल दिया, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। और अगर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 80% ऑफ, बेटा वन क्या हो गया तुम्हें, अमन बेटा क्या हो गया, सब ठीक है ना? चलो बेटा कल मिलते हैं, कल 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 इसी का डिजाइनिंग फॉर्मूला बताएंगे, इसी का डिजाइनिंग फॉर्मूला बताएंगे, फिर बियरिंग बताएंगे, फिर जितने भी डाटा आते हैं आपके पेपर में वो सब बता के क्वेश्चन करेंगे, दो तीन क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। सिंगल एंड डबल कवर बट ज्वाइंट, हाँ बेटा वही, वो बताएंगे आपको। आप भी डिजाइनिंग करेंगे, इनकी कमियां भी बताएंगे, अभी कमियां भी तो बताना है अभी। ठीक है, चलो कल मिले क्या बेटा, कल मिले, कल मिलेंगे, बस रिवीजन करते रहना। ठीक है, माता बेटा रखेंगे अभी, अभी रखेंगे बेटा, अभी आपके 1 बजे से ही रहेगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, रिवीजन करते रहना बेटा।